अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आता है आपके ओपीडी में, इमरजेंसी में। तो इसके डिफरेंशियल्स भी इसी तरह इसके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं चेस्ट पेन के। लेकिन मैंने ये सम अप ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है कि आप क्वेश्चन करके कैसे फर्दर डिफरेंशियल तक पहुँचे और प्रायोरिटी लिस्ट पे आपका उस वक्त क्या हो सकता है। तो रेड फ्लैग्स मैंने ये एक चीज़ में लिखी है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अगर इमरजेंसी में मिस कर दें तो वो फर्दर जो है पेशेंट के ज़्यादा कॉस्ट करती हैं, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इनसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपने अपने ध्यान में रखनी है। ये जब मैं डिस्कस करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। तो इसकी अगर पेशेंट है प्रेजेंटिंग कंप्लेन के चेस्ट पेन के साथ, तो पेन के लिए वही हमने सारा मेथड करना है सोक्रेट्स वाला। साइड, अब हर क्वेश्चन के पीछे जैसे मैंने कहा था कि कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो हमने साइड को देखना है सबसे पहले। आप पेशेंट को पूछेंगे दर्द, बेशक वो चेस्ट पेन बता रहा है लेकिन उसमें अगर उसने बताना है कि वो सेंट्रल है, वन साइडेड है, बोथ साइडेड है, किस तरह का है, तो वो हमें चीज़ें क्लैरिटी बताएंगी कि हाँ हम इस तरफ जाना है, ये चीज़ सोचनी है। अगर तो पेशेंट बता रहा है कि सेंट्रल है या फिर लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन है, लेफ़्ट में आ जाता है, तो हमने ना ACS एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को माइंड में रखना है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें MI आ जाता है, स्टेबल एंजाइना आ जाता है, अनस्टेबल एंजाइना आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। और अगर वो कहता है वन साइडेड है तो इसमें न्यूमोथोरैक्स आ सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ सकती है। ये बाकी सबका भी इस तरह लोकलाइजेशन स्पेसिफिक नहीं होती, वो ओवरऑल चेस्ट में बता सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो वो चीज़ें हम कह सकते हैं। लेकिन इससे ज़ाहिर बात है आप किसी इन डायग्नोसिस पे रुक नहीं जाएंगे, फर्दर क्वेश्चंस क्लैरिफाई करेंगे कि आगे हमने किस चीज़ की तरफ प्रोसीड करना है और क्या माइंड में चीज़ सोचनी है। चलिए साइड डिस्कस कर लिया, इसका इतनी ज़्यादा वैसे इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरी चीज़ आती है ऑनसेट। ऑनसेट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इन चेस्ट पेन। वाई? सडन ऑनसेट जो चेस्ट पेन होता है ना, वो MI हो सकता है। ये हमने चीज़ माइंड में रखनी है कि हमने उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि अगर एक पेशेंट सडन ऑनसेट के चेस्ट पेन के साथ आया तो MI हमारे डिफरेंशियल में लाजमी होना चाहिए, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। अब इसी तरह दे सकते हैं कि ऑनसेट, इसमें सडन ये भी सडन है, आयोटिक डिसेक्शन भी सडन आती है, MI भी सडन है, और कह सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी सडन ऑनसेट के साथ आता है। यानी कि जो सारे रेड फ्लैग्स हैं, डिसेक्शन, न्यूमोथोरैक्स, ACS और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सब हमारे पास जो आ रहे हैं ना सडन ऑनसेट के साथ आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुअल में पेरिकार्डाइटिस आ सकता है, GERD आ सकता है, कभी आता है कभी नहीं, और एनजाइटी में भी पैनिक अटैक्स में सडन हो सकता है, लेकिन उसकी उस तरह सिग्निफिकेंस नहीं है जिस तरह इन चारों में रेड फ्लैग्स में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? करेक्टर। अब करेक्टर में हमने क्या चीज़ें पूछनी है कि वो शार्प है, डल है, और कह सकते हैं प्लूरिटिक। प्लूरिटिक चेस्ट पेन इज़ यूजली एसोसिएटेड विद यू कैन से इंस्पिरेशन, वो आपकी ब्रेथ के साथ होता है और वो लंग्स का होता है पेन। ठीक है, अब करेक्टर में क्या चीज़ आ सकती है, इसका कलर क्या है? देखें, बर्निंग आ सकती है। अगर तो साइड रेट्रोस्टर्नल है और बर्निंग है तो वो GERD की तरफ हमें लेके जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या आ सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ सकती है, शार्प है, प्लूरिटिक है, वन साइडेड है, सडन है, ये हम माइंड में रख सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या आ सकती है? टीयरिंग इन नेचर, ये डिसेक्शन की तरफ हमें लेके जाएगा। और बाकी ये है क्रशिंग और हैवी, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है किसी को, तो वो हमें MI की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब पूछते जाएंगे तो हमारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, साइट हो गई, ऑनसेट हो गया, करेक्टर हो गया, रेडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच रेडिएशन, ये हमें MI के लिए रेडिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। If it is radiating to left arm, jaw, then you can say it's myocardial infarction or ACS,
If it's radiating to back, it is dissection. And if it is बस ये 2 रेडिएशंस ही आती हैं, बाकी यूजुअली लोकलाइज्ड ही होते हैं. Now the one of the most important things is associated symptoms. क्या क्या हो सकती हैं. अब सबसे पहले मैंने बोला था MI की तरफ हम जाएंगे. स्वेटिंग, वॉमिटिंग, ये चीज़ें होंगी. सिंकपी हो सकती है पेशेंट को, अरिथमिया की हिस्ट्री हो सकती है. ये चीज़ें हमने पूछनी है. हमने ये चीज़ें सारी अगर नहीं है पेशेंट को तो हमारे पास MI रूल आउट हो जाता है. दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी एसोसिएटेड सिम्टम्स में, पेरिकार्डाइटिस, जो कि डिस्कस नहीं किया मैंने अभी. इसमें क्या हो जाएगा, फ़ीवर इन्फेक्शन के केस आएंगे कि फ़ीवर प्रोसीड किया होगा पेशेंट को या पहले कोई इन्फेक्शन रही होगी तो वो पेरिकार्डाइटिस की तरफ लेके जाएगा. ठीक है. तीसरी हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाती है, जिसमें हमने क्या देखना है कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, सडन ऑनसेट. फिर हमने देखना है उसका DVT रिस्क कैलकुलेट करना है. OCPs अगर फीमेल है तो कंट्रासेप्टिव ले रही है, उसमें DVT का रिस्क ज़्यादा होता है. दूसरा कोई सर्जरी हुई है रिसेंट, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, सर्जरी, ट्रैवल और OCPs. ये 3 चीज़ें एसोसिएशन में पूछनी है हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करने के लिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई. और एंजाइटी में क्या होगा कि अब एंजाइटी ऐसे है कि चीज़ों को रूल आउट करके आप एंजाइटी तक जाते हो. आप डायरेक्ट एंजाइटी का डायग्नोसिस नहीं बना सकते. अगर आपके पास MI रूल आउट हो गया है, डिसेक्शन रूल आउट हो गया है, न्यूमोथोरेक्स की रूल आउट हो गया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म रूल आउट हो गया है, तो फिर आप इन चीज़ों की तरफ आते हो, एंजाइटी और मस्कुलोस्केलेटल पेन की तरफ. क्योंकि हमें पहले रेड फ्लैग्स को हमने निकालना है कि हमारी हिस्ट्री में से वो रूल आउट हो जाए, फिर हम बाकी डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे. एंजाइटी में एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होंगी, पाल्पिटेशन होगी, ट्रिगर होगी, स्ट्रेस होगा. मस्कुलोस्केलेटन में क्या होगा कि उसकी जो एक्सरबेटिंग फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं हम. टाइमिंग में यही है कि कुछ एपिसोडिक होंगे और कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं, इंटरमिटेंट भी हो सकते हैं. उसकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अनलेस एंजाइना में कि वो 20-30 मिनट एपिसोडिक एंजाइना हो सकता है. बाकी टाइमिंग का ये है कि वो मोस्टली सडन ही आते हैं और फीवर इन्फेक्शन के साथ आ रहा है तो हम पेरिकार्डाइटिस की तरफ जाएंगे. एक्सरबेटिंग फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं. मस्कुलोस्केलेटल पेन है, इंक्रीज विद मूवमेंट, कफ, स्नीजिंग और लोकलाइज. जब हम उसको टच करेंगे तो वो टेंडर होगा. दूसरी चीज़ क्या आ गया कि पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा, वर्स लाइंग डाउन. जब पेशेंट लेटेगा तो उसका जो पेन होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है. और जो गर्ड होगा वर्स आफ्टर मील होगा. सिमिलरली जो एक और चीज़ हमने याद रखनी है कि डिसेक्शन में ना हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी, लाजमी हमने ये जहन में रखना है. और जो एक और चीज़ हमने हार्ट की जो रिलेटेड है ACS और एंजाइना के लिए या MI के लिए हमने रिस्क फैक्टर्स लाजमी पूछने. इसमें क्या आ जाता है, स्मोकिंग आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है. ये चीज़ें अभी ये सारा जो मैंने चीज़ें सम अप करने के लिए अभी हम पेशेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास आया है, हमने हर क्वेश्चन जो पूछना है हमारे माइंड में कोई ना कोई चीज़ चल रही होगी और वो हमें फ़र्दर लेके जाएगी. और ये याद करने से नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी. आपने पहले डिफरेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करनी है, फिर आप इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप फर्दर जा सकते हैं, फर्दर डायग्नोसिस तक जा सकते हैं. डायरेक्ट अब क्लिनिकली चीज़ें बहुत वेरी भी करती हैं. ये तो बुकिश नॉलेज है. कभी कभी पेशेंट की जो कंप्लेन होती है वो कोई आप कह सकते हैं कि टू द बुक नहीं होती है. सारी चीज़ें भी, सारा ट्राइड, सब कुछ नहीं मिल रहा होता. आपने थोड़ा बहुत खुद पेशेंट से पूछना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है, फिर जाकर चीज़ें क्लियर होना शुरू होती हैं. लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे आपका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए. चलिए आप एक पेशेंट ले लेते हैं, हमारे पास आया है चेस्ट पेन के साथ. साइड उसने बताई है सेंट्रल. वो वेग सा बता रहा है, हाँ मुझे बहुत दर्द होता है. अब आप फर्दर हिस्ट्री लेते हैं तो ऑन साइड वो करेक्टर बताता है कि शार्प है, रेडिएशन उसकी नहीं है. एसोसिएटेड सिम्टम्स में ना उसको फ़ीवर है, ना उसको बर्निंग है, ना वर्सनिंग आफ्टर मील्स है, ना उसको कह सकते हैं कि कभी कभी आता है और वो कहता है कि मुझे है ना जब स्ट्रेस होता है तो मुझे ज़्यादा पेन होता है चेस्ट में, ऐसा लगता है जैसे कोई टाइटनेस हो रही है. और उसके रिलीविंग फैक्टर्स भी कोई नहीं है. वो कहता है कि 20 से 30 मिनट बाद ठीक हो जाता है.
तो ये आप जब ये चीज़ें सारी करेंगे तो आपका माइंड जाएगा ये एनजाइटी की तरफ है। चीज़ें रूल आउट कैसे हो रही हैं, कोई रेडिएट नहीं कर रही चीज़, उसका करैक्टर डल नहीं, क्रशिंग नहीं है तो एसीएस रूल आउट हो रहा है, सडन टीयरिंग नहीं है तो डिसेक्शन रूल आउट हो रही है, इसी तरह फीवर नहीं है तो पेरिकार्डाइटिस रूल आउट हो रहा है, अगर बर्निंग नहीं है तो गर्ड रूल आउट हो रहा है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डीवीटी रिस्क नहीं है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म रूल आउट हो रहा है, और मस्कुलोस्केलेटन तब रूल आउट होगा कि वो मूवमेंट से इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम एक सिनेरियो लेते हैं। 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, चेस्ट पेन के साथ आई है, वर्स ऑन लाइंग डाउन है, रिसेंट फ्लू लाइक इलनेस है, और उसको नो एसोसिएटेड कंप्लेन लाइक नो फीवर, नो रेडिएशन और नो रिस्क फैक्टर्स, नथिंग एल्स। तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, पेरिकार्डाइटिस। और चलें ये आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। साइड पेशेंट ने बताई है, चेस्ट है, सेंट्रल है, ऑनसेट बताया है उसने फॉर 1 डे, सडन ऑनसेट बताया है उसने, कांस्टेंट है, करेक्टर उसने बताया है डल नेचर का उसने बताया है, रेडिएशन नो रेडिएशन, नो एसोसिएटेड सिम्टम्स की कुछ भी नहीं है, बस पेन होता है, उसका जो एग्जेजरेट होता है इंक्रीज जब वो हैंड मूवमेंट्स करता है और जब वो सांस लेता है। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, नथिंग एल्स, नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नथिंग। सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी डिफरेंशियल? Comment down.